अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो टैक्स जमा करवाने से पहले 7 तरह के जो एक्सपेंस हैं वो आप माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। तो 7 तरह के कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो हम माइनस कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या लिमिट है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से ये डिस्कशन है कि प्रॉपर्टी के ऊपर आपको पता है कि पिछले 2 सालों से जो टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स में हम आ गए। इससे पहले ये होता था कि सेक्शन 155 की जो विदहोल्डिंग थी उसके मुताबिक हम टैक्स पे करते थे। अब ये हुआ है कि इसको नॉर्मल टैक्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया है रेंटल प्रॉपर्टी को, कि जैसे कोई बिजनेसमैन अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता है इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी इनकम है इसको भी बिजनेस की इनकम को ही की तरह ही कंसीडर किया गया है। लेकिन जैसे बिजनेस के अंदर होता ही है कि हम कोई भी सेल होती है उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं, फिर हमारे पास जीपी आता है, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो बिजनेस में चूंकि जब बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंसेस भी होते हैं और एक्सपेंस हमें अलाउ किए जाते हैं कि आप प्रॉफिट से माइनस करें और जो रिमेनिंग फिगर आएगी उसके ऊपर टैक्स दें। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमें कुछ डिडक्शन अवेलेबल है। वो कौन कौन सी डिडक्शन है उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली डिडक्शन हम अज्यूम करते हैं कि हमारा एनुअल जो रेंट है ना वो है 15 लाख रुपया, यानी कोई भी आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है उसका जो रेंट बनता है वो 15 लाख है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें अलाउ है जो हम माइनस कर सकते हैं वो ये आती है कि 1/5 यानी कि 20% ऑफ जो इसकी अमाउंट है 1.5 मिलियन का जो 20% है वो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में माइनस कर सकते हैं। जो एनुअल मेंटेनेंस बिल्डिंग की होती है उसकी फॉर्म में हमें अलाउ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल रेंट था 1.5 मिलियन और 20% हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में जो फिगर है वो अवेलेबल है, जिसकी फिगर जो कि 20% अगर आप इसका लें तो ये बनती है फिगर 3 लाख रुपया। मतलब 1.5 मिलियन से आप 3 लाख माइनस कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी फिगर आती है, जो दूसरी हमारी रिडक्शन अवेलेबल है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी बिल्डिंग को इंश्योरेंस करवाते हुए कोई आपने इंश्योरेंस करवाई है उसके ऊपर कोई प्रीमियम पे किया है तो वो भी हमें अलाउ है, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद जो अगली फिगर है वो है इंश्योरेंस की। तो लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई है, प्रीमियम पे किया है, तो ये भी आप माइनस कर देंगे। तीसरी जो चीज़ आती है वो क्या आती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने कोई पे किया है चीज़ आती है वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स, कि जो बिल्डिंग के ऊपर हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वो भी हमारे लिए क्या अलाउ है, वो भी हम एक्सपेंस से माइनस कर सकते हैं। लेट्स से आपने 50,000 रुपया जो टैक्स है प्रॉपर्टी का वो पे किया तो भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद चौथी चीज़ क्या आती है, जो इंटरेस्ट आप कोई पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया और उसके बाद क्या हुआ कि उस लोन से आपने बिल्डिंग परचेज की और बाद में आपको इनकम भी रिसीव हो रही है। तो जो लेट्स से कोई इस तरह का सिनेरियो है तो जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो 1 लाख की वो अमाउंट है तो वो भी आपको अलाउ होगी, ये भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो है कि आपने लोन लेके बिल्डिंग ली हुई है। उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं, कोई बिल्डिंग ट्रांसफ़र के ऊपर कोई भी कोर्ट फ़ी थी, स्टैम्प ड्यूटीज़ थी, तो वो सारे के सारे जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो हमें अलाउ हैं। फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरिंग द पीरियड ही कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई केस था, कोई ट्रांसफ़र हुआ, कुछ भी है, तो वो एक्चुअल एक्सपेंस भी आपको अलाउ हो जाएंगे, वो भी आप वहाँ से माइनस कर देंगे। अब ये छठी जो चीज़ है वो ये आती है कि इनके अलावा कोई अगर ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे डिस्कस हमने नहीं किया, 4% ऑफ रेंट की जो अमाउंट है वो हमें अवेलेबल है, मतलब वो हम माइनस कर सकते हैं। यानी कि 1.5 मिलियन का जो 4% है वो भी हम यहाँ से अदर डिडक्शन के नाम से माइनस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आप समझते हैं कि हमने इंकर किया है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करें और नेट आपके पास जो फिगर आएगी, फॉर एग्जांपल वो फिगर आती है 1 मिलियन की, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स को चार्ज करेंगे। नॉर्मली जो हमारी भी इसके अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो रूल के मुताबिक कैलकुलेशन होती है 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस करते हैं, बाकी कुछ भी माइनस नहीं करते। तो ये सारे का सारा माइनस करना है। देखें आपने पहले टैक्स देना था 1.5 मिलियन के ऊपर जो कि ज़्यादा टैक्स था, अब आपने टैक्स देना है 1 मिलियन के ऊपर। तो हमें जो रूल के मुताबिक बेनिफिट अवेलेबल हैं, जो एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, जो हम एक्सपेंस अलाउेबल हैं, वो तो हमें माइनस करने चाहिए। उसके बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना चाहिए। लेकिन चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस या कोई भी इस तरह का इशू हो सकता है जिसकी वजह से हम टैक्स या तो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं या कम पे कर रहे होते हैं। तो जो भी आपका बिजनेस है, जो जिस चीज़ की भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
एटलीस्ट आपको उसकी 100% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे आप खुद फाइल कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं या इवन किसी से भी करवा रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारी रिटर्न कहीं गलत फाइल तो नहीं हो रही। तो ये इसमें दोनों का बेनिफिट है, मतलब जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो भी सिक्योर है और आपने चूंकि सारा डाटा दिया हुआ है और आप जब डबल चेक कर लेंगे तो कोई भी इस तरह का मसला होगा तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप उसको देख सकेंगे। तो ये कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये जो फिगर आएगी इसके ऊपर अब क्या होगा कि आप बिजनेस स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे, जो इंडिविजुअल और एओपी के रेट है उसके मुताबिक जो है टैक्स हम पे कर देंगे। फर्दर ये है कि जब आपने कोई चीज़ रेंट पे दी होती है तो एट सोर्स आपका विदहोल्डिंग टैक्स भी डिडक्ट होता है, जो कि जिसने बिल्डिंग ली हुई है वो आपको 155 के मुताबिक टैक्स भी विदहोल्ड करता है। तो ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ये क्या होगा, एडजस्टेबल टैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपया और ड्यूरिंग द पीरियड आपने 70,000 आपका रेंट के ऊपर डिडक्ट हुआ है। आप जिन्होंने भी बिल्डिंग ली हुई है उनसे चलान लें, सीपीआर लें और उसकी बेसिस पे ये 70,000 अपने पास रिटेन करें और माइनस करें और रिमेनिंग जो फिगर होगी 30,000 वो आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पशंस थी जो हमने 6-7 तरह की चीज़ें डिफरेंट डिस्कस की हैं। तो प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करते हुए, टैक्स जमा करवाते हुए आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, वैल्यूएट नहीं करेंगे, या तो आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे होंगे या कम पे कर रहे होंगे, दोनों सिचुएशन में आपका लॉस है। ज़्यादा पे करेंगे ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा आपने पे कर दिया है, कैश फ्लो इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अगर कम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो आपसे डिमांड करेगी कि आपका टैक्स ज़्यादा बनता है और आपने कम पे किया है। तो रिटर्न से रिलेटेड ये छोटा सा एक पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। और जब आप बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हो उस टाइम भी आपको पता होना चाहिए, ताकि ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड आप उसको रिटेन करें, उसका एविडेंस रखें और उस रिटर्न में एनुअल उसको फाइल कर सकें। कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।